नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानवेन स्पीक्स पर। अब दिल्ली में चुनाव तो हो गए और भारतीय जनता पार्टी को एक जीत भी मिल गई। इसके बाद अब क्या? उनकी राह इतनी आसान नहीं है जितना कि वो सोच रहे हैं। किसी और प्रदेश में होता तो एक हनीमून पीरियड होता किसी सरकार का कि आप 6 महीने, साल भर अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए ले सकते थे। पर दिल्ली जैसे राज्य में आपको ये मौका नहीं मिलेगा, खासकर जब आपके सामने आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी हो और अरविंद केजरीवाल जैसा नेता हो। तो दिल्ली में बीजेपी को पहले दिन से ये कोशिश करनी पड़ेगी, उनके सामने चैलेंजेस बहुत हैं और दिल्ली के जिन वादों को कर वो सत्ता में वापस आए हैं, उन वादों को पूरा करना दिल्ली की आज की स्थिति के हिसाब से इतना आसान भी नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि बीजेपी को बहुत मेहनत करने की जद्दोजहद है और उनको ये करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आम आदमी पार्टी को सत्ता में वापस आने में बहुत समय नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप वोट परसेंटेज का भी गैप देखेंगे तो उतना बड़ा गैप नहीं है। इवन दो बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, पर आप ये देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, जो विधानसभा में उनको मिलता है, वो इंटैक्ट है और उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो उसकी इस वजह से भी बीजेपी के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं और उनके सामने ये मजबूरियाँ ज़रूर होंगी कि उन्होंने जो वादे किए हैं दिल्ली के सामने, उनको पूरा करना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़े वादे ये हैं कि जो फ्रीबीज़ की योजनाएँ बीजेपी ने घोषित करी हैं दिल्ली में, उनको उनको लागू करना पड़ेगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने डेट दिए हैं कि सरकार गठन के 1 महीने बाद ही आपको ये सारी चीज़ें दिखने लगेंगी और 8 मार्च तक डेडलाइन मिली है कि उसके बाद आपको दिल्ली में मूलभूत परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये सारे चैलेंजेस बीजेपी के सामने हैं। आम आदमी पार्टी के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है। खुद पार्टी के सामने एक एग्जिस्टेंस क्राइसिस भी है, क्योंकि अगर यहाँ से आम आदमी पार्टी और बिखरती है तो पंजाब में भी उसका असर पड़ेगा और खुद अरविंद केजरीवाल की शख्सियत पर, उनकी राजनीतिक शख्सियत पर फ़र्क पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दिल्ली चुनाव से निकली हैं। हालाँकि इन चुनाव में पहले भी मैं कह रहा था कि आम आदमी पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है और जिस तरह से वो छटपटा रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, इसका मतलब कि उनको लग रहा है कि ज़मीन खिसक रही है। तो वैसा ही हुआ जैसा कि प्रेडिक्टेड था कि आम आदमी पार्टी उतना अच्छा नहीं करने जा रही है और बीजेपी का इस बार वो 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में आप वापस आना एक लगभग क्लियर हो रहा था और लास्ट के 2 दिनों में इतना परिवर्तन आया है, जिसकी उम्मीद खासकर कि आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं हुई थी। उनको लग रहा था कि वो शायद चुनाव निकाल ले जाएँगे, पर अंत में ऐसा समय आया जब कंप्लीटली चुनाव बीजेपी की तरफ मुड़ गया और उसमें कांग्रेस ने भी काफ़ी हद तक कुछ सीटों पर मदद करी है बीजेपी की। 15-16 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे वोट परसेंटेज का जो डिफरेंस था वही जीत का भी फ़र्क का एक तरह से आप कह लीजिए मार्जिन है। तो वो भी बहुत क्लियर है। हरियाणा में जो 1 डेढ़ % का डिफरेंस आया था बीजेपी और कांग्रेस में, वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने क्रिएट किया था, ऐसा लोग क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे भी जो जीत का डिफरेंस है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस के जो वोट परसेंटेज है, उसको अगर आप मिला लेंगे तो ये जो जो डिफरेंस है, मतलब आज 22 और 48 का जो सीट का डिफरेंस है, वो बहुत कम रह जाता। और इसीलिए बहुत सारे पोलस्टर ये भी बोल रहे थे कि त्रिशंकु सभा होने की संभावना है। जैसा कि मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी लगभग इसी रेंज में रहने वाली है और 45 से 50 के बीच में वो जाएगी और वैसा ही नंबर करीब आ रहा है। बीजेपी की सत्ता तो अब वापस आ गई, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। अब बीजेपी बहुत सारी चीज़ों पे दाँव लगा रही है कि मुख्यमंत्री किसको बनाए। वो दिल्ली के माध्यम से पूरे देश में एक नैरेटिव जो चल रहा है उनके खिलाफ, उसको एड्रेस करने की भी कोशिश है कि अगर वो कुछ ऐसा चेहरा देते हैं जिससे कि उनकी राजनीति पर दिल्ली से बाहर असर पड़े, उसके लिए बार-बार बीजेपी ट्राई कर रही है। उसका कितना असर होगा इस पर तो आप बाद में चर्चा करेंगे, पर आज जो दिल्ली दिल्ली में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वो दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद करेंगे क्या? क्योंकि समस्याएँ उनके सामने खड़ी हैं, गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है, रोड्स की बहुत बड़ी समस्या है, अस्पतालों की समस्याएँ हैं, यमुना की सफाई की समस्या है, पानी की समस्या है और बिजली का भी काफ़ी हद तक समस्या है। और आपने जो ₹2500 महिलाओं को देने का वादा किया था, वो भी एक बहुत बड़ी आपके सामने चैलेंज होने वाला है और आपको ये जल्द से जल्द देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे, तो आम आदमी पार्टी को एक मौका मिलेगा और एक तरह से दोबारा बीजेपी उनको मौका नहीं देना चाहेगी। चाहे शीश महल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल घिरे हों, उसको बीजेपी एक नया मोड़ देना चाहती है, उसको एक तरह से म्यूज़ियम के तौर पर लोगों को दिखाना चाहती है कि ये आपके आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए एक महल बनाया था, जिसमें कि सारी तरह की सुविधाएँ हैं, उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक आम आदमी के घर में ऐसा होता है। तो ये सारे मुद्दे
चुनाव खत्म होने के बाद भी चालू रहेंगे। बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता 5 सालों में फिर से खड़ा हो जाए और दिल्ली में उनसे सत्ता छीन ले, क्योंकि ये सत्ता 27 साल की मेहनत के बाद मिली है। ऐसा नहीं था कि बीजेपी ने इन 27 सालों में मेहनत नहीं करी, पर जब आपके सामने इतना बड़ा चैलेंजर होता है, तब आप वापस नहीं आ पाते। ये एक बीजेपी की दिल्ली में कमी थी, उसको कहीं न कहीं इस बार ओवरकम किया गया है और उसमें पूरा बीजेपी का जो फ़ोर्स था वो लगा, उसके बाद कहीं ये सफलता हासिल हुई है। पर अब यहाँ से बीजेपी के पास जो चैलेंजेज़ हैं उनको फुलफ़िल करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब बीजेपी के सामने है। अगर बीजेपी को यहाँ से आगे बढ़ना है तो उनको स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। दिल्ली की जो सिविक इश्यूज़ हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको भले ग्रेटर ऑडियंस को एड्रेस करना है दिल्ली चुनाव के बाद, पर आपका जो मेन मुद्दा होना चाहिए, मेन मकसद होना चाहिए, वो कैसे दिल्ली वासियों को का जीवन स्तर आप सुधार सकते हैं, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप यमुना की सफाई कैसे कर सकते हैं, आप स्कूलों को कैसे सुधार सकते हैं और आप अस्पतालों को कैसे सुधार सकते हैं और जो गंदगी की समस्या है दिल्ली में, उसको कैसे सुधार सकते हैं, इस पर सबसे बड़ा ध्यान बीजेपी को देने की ज़रूरत है। अगर आप गवर्नेंस का मॉडल बेटर प्रोड्यूस करेंगे आम आदमी पार्टी से, तभी जनता आप पर बिलीव करेगी, क्योंकि उन्होंने एक अल्टरनेटिव सोचकर ही आपको वोट दिया है। क्योंकि 5 सालों का जो पिछला शासन रहा है आम आदमी पार्टी का, वो उतना अच्छा नहीं रहा और इसीलिए बीजेपी को एक चांस मिला। तो अब इस चांस को बनाने के लिए आपको डेफ़िनेटली बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा और आपको 5 साल निरंतर काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो टारगेट है, वो यही है कि कैसे दिल्ली के सिविक इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए। जब वो आप कर लेंगे, तो आपकी सत्ता पे जो मजबूत पकड़ है, वो और बढ़ जाएगी और आम आदमी पार्टी की जो अभी भी पकड़ है कि 40-42% के वोटों की, वो कहीं न कहीं कम होगी। ये तभी कम हो सकती है कि जब आप सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि वो मुख्यमंत्री किसको बनाए। प्रवेश साहिब सिंह को बनाने का जो एक दांव है, बीजेपी चल सकती है, पर प्रवेश वर्मा इतनी सारी चीज़ों में फिट होते हैं कि बीजेपी उनको शायद मुख्यमंत्री ना बनाए। क्योंकि बीजेपी का एक हमेशा से ट्रेंड रहा है कि वो किसी ऐसे कैंडिडेट को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रस्तुत नहीं करते जो कि मीडिया में बहुत चर्चित हो या जो मीडिया की ऑब्वियस चॉइस होता है, उसको बीजेपी कभी भी आगे नहीं बढ़ाती है। तो आज प्रवेश वर्मा के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि वो मीडिया के चहेते बन चुके हैं। हालाँकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है और नई दिल्ली की सीट से हराया है, जो कि एक इम्पॉसिबल सा टास्क अभी 10 दिन पहले लग रहा था, वो उन्होंने करके दिखा दिया है। यहाँ से वो बड़े नेता तो बन गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज प्रवेश वर्मा की जो गिनती है, देश के बड़े नेताओं में होने लगेगी, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में बड़ी पटकनी दी है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर वो युवा है, तो इसलिए भी उनका दावा मजबूत होता है। वो जाट हैं, इसलिए भी उनका दावा मजबूत होता है। वो एक प्रोग्रेसिव राजनीति की बात करते हैं, इसलिए भी उनका दावा मजबूत होता है। और बीजेपी की दिल्ली से बाहर की जो एक ऑडियंस है, उसको एड्रेस करने के लिए प्रवेश साहिब सिंह सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हैं, पर बीजेपी शायद ही ऐसा कोई कदम उठाए। उनके लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि वो एक महिला को भी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। 4 महिलाएँ जीती हैं, जिनका कि अच्छा खासा संगठन के तौर पर अच्छा काम किया है उन्होंने, तो उनमें से भी किसी का नंबर लग सकता है। हालाँकि बीजेपी ये भी चाहेगी कि कोई दलित चेहरा उठाया जाए, जिससे कि कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर हमला करती है कि दलित विरोधी है बीजेपी, उसके लिए एक बड़ा मैसेज डाला जा सकता है और वो दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी बहुत बड़ा मैसेज होगा। तो ये भी काम बीजेपी कर सकती है। अगर वो ये नहीं करते हैं, तो भी बीजेपी के पास अभी का जो स्टेचर है, उनके पास कम से कम 14 से 15 कैंडिडेट ऐसे हैं, जिनका कि मुख्यमंत्री के नाम पर विचार हो सकता है। उसमें से 4-5 लोग तो ऐसे हैं जिन पे बड़ी चर्चाएँ बीजेपी के अंदर भी चल रही हैं। हालाँकि कुछ दिनों में सरकार का जो गठन का काम है, वो पूरा हो जाएगा, पर अभी यही क्राइटेरियाज़ हैं जो कि बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो एक असमंजस चल रहा है, वो दूर कर सकते हैं। जैसे ही दिल्ली के चुनाव आए, पंजाब में भी राजनीतिक उथल-पुथल की खबरें आने लगीं। पंजाब कांग्रेस के कई बड़े ऐसे नेता हैं, जिन्होंने ये बोला कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और आम आदमी पार्टी के पंजाब यूनिट में टूटने का डर है। पंजाब में जो सरकार है, वो कहीं न कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है। हालाँकि तुरंत ही उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पूरी बैठक बुलाई, पूरी की पूरी पंजाब कैबिनेट, विधायकों के सहित सारी जनता दिल्ली पहुंची और अरविंद केजरीवाल से उनकी मीटिंग हुई, जिससे कि ये मैसेज देने की कोशिश थी अरविंद केजरीवाल की, पावर सेंटर दिल्ली में रहने वाला है। भले भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, पर जो मेन पावर सेंटर है वो दिल्ली है और जैसे कि आपकी सत्ता अब सिर्फ पंजाब में बची है, तो पंजाब को एक तरह से एक स्ट्रैटेजिक मूव के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा आपकी तरफ से कि वो पार्टी हैं और वो पंजाब को एक नई दिशा दे सकते हैं। हालाँकि अभी चुनाव 27 में होने हैं पंजाब में, पर भगवंत मान के पास ये एक चॉइस ज़रूर होगी कि वो या तो आम आदमी पार्टी के साथ कंटिन्यू करें या वो अलग हो जाएँ, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जिस तरह से प्रेशर पंजाब सरकार के ऊपर पड़ता था अभी तक दिल्ली से,
उसका कहीं न कहीं बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पंजाब की जनता में पड़ा है और वो पहले भी एक बार जब पिछली बार चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की स्थिति अच्छी थी, पर वो जीत इसलिए नहीं पाए क्योंकि एक तरह से डाउट क्रिएट किया गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। तो जब तब लोगों ने नहीं चुना उनको, तो आज चुनने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। मैक्सिमम यही हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा की सीट ले लें और राज्यसभा में चले जाएँ, जिससे कि उनका जो चेहरा है वो संसद में दिखाई देने लगे। वो कुछ अलग तरह से कुछ करते दिखें। आज उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो अपनी पार्टी को बढ़ाएँ और दिल्ली से बाहर के बारे में भी सोचें वो। पर आज की जिस स्थिति में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने सबसे खराब स्थिति में चल रहे हैं और राजनीतिक तौर पर अरविंद केजरीवाल बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। बीजेपी भी उनके ऊपर सारे घोटाले खोलना चाहती है, यहाँ तक कि सीएजी की रिपोर्ट के बारे में खुद प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, तो उनकी राह तो यहाँ से आसान नहीं होने वाली है। ऊपर से जब आपके पास सत्ता नहीं होती है और आप जब खुद सत्ता में नहीं रहते हैं, तो पार्टी में टूट का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है और यही आज आम आदमी पार्टी में हो रहा है। वो कितना इसको रोक पाएँगे, कितना वो आगे बढ़ा पाएँगे, ये तो देखने वाली बात होगी, पर अरविंद केजरीवाल के सामने भी इन चुनाव के बाद बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जैसा कि सबको लग रहा था कि दिल्ली के ये चुनाव सिर्फ दिल्ली का ही भविष्य नहीं निर्धारित करेंगे, पूरे देश की राजनीति का भविष्य निर्धारित करेंगे और ऐसा ही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के सामने अब एक बड़ा चैलेंज है कि वो यहाँ से कहाँ आगे जाने वाले हैं और बीजेपी के पास एक बड़ा टास्क मिला है कि वो कैसे दिल्ली सुधारेंगे और कैसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरेंगे। तो इसी के चारों तरफ पूरी राजनीति चलेगी और दिल्ली अब हमेशा सत्ता का केंद्र बना रहेगा, क्योंकि अब बीजेपी के पास कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है। आप राज्य सरकार में भी हैं, आपके साथ सांसद हैं और एमसीडी का आप बहाना दे नहीं सकते, क्योंकि आप इन्हीं सब बहानों को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरते रहे हैं। तो अब ये राजनीति ऐसे ही चलेगी। अरविंद केजरीवाल के सामने एक एक रास्ता ये है कि वो लोगों का कैसे विश्वास जीत सकते हैं, जिससे जिससे उन पर लोगों का भरोसा फिर से उसी तरह आ सके, जैसा कि 2015 या 2020 में उन पर लोगों का भरोसा हुआ करता था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप इसको ज़रूर कमेंट करके बताएँ। आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।